आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य। दोस्तों, मराठा साम्राज्य नाम आते ही हमारे दिमाग में एकमात्र नाम आता है सबसे पहले, और वो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का। क्योंकि यही इस पूरे मराठा साम्राज्य के संस्थापक और पूरे मराठा साम्राज्य जो कि स्थापित हुआ था 1674 में, और 1674 से लेकर 1828 तक चला। उस पूरे कालखंड की अगर हम बात करें तो सबसे प्रतापी जो शासक थे या जो सबसे जो विख्यात नाम है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो हम स्टार्ट करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्रारंभिक इंट्रोडक्शन के साथ, और उसके बाद इनके पूरे कालखंड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इनका इंट्रोडक्शन। शिवाजी, इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। ये जो शाहजी भोंसले हैं ये देवगिरी के यादवों के यहाँ नौकरी किया करते थे प्रारंभ में। तो जो देवगिरी के यादव थे वो शाहजी भोंसले से काफ़ी प्रभावित हुए थे, इनकी वीरता से, और उन्होंने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह शाहजी भोंसले के साथ करवा दिया था। और उन्हीं से शाहजी भोंसले और जीजाबाई के संतान थी ये शिवाजी। बाद में जो मराठा थे, जो शिवाजी के वंश साजे मराठा कहलाए थे, तो इस मराठा वंश की जो स्थापना हुई थी वो शिवाजी ने की थी। तो सबसे पहले जो इनके अंदर बोलते हैं प्रशासनिक अनुभव या कार्य करने का जो अनुभव हुआ था वो सबसे पहले शाहजी भोंसले ने लिया था। और वो कहाँ से लिया था? वो लिया था देवगिरी के यादवों के यहाँ से। उसके बाद देवगिरी के यादवों के यहाँ से उसके बाद ये आए थे बीजापुर रियासत पड़ती है आपकी, जो आपने पता ही है आपको, बहमनी साम्राज्य से जो अलग 5 जो राज्य बने थे उसमें एक बीजापुर था। वहाँ के सुल्तान थे अली आदिल शाह। उन्होंने पूना की जागीर इनके पिता शाहजी भोंसले को दे रखी थी। ये पूना की जागीर बीजापुर के सुल्तान के अधीन इनके पास बाद में आई थी। सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे नौकरी की थी? वो की थी देवगिरी के यादवों के यहाँ। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में कोई प्रश्न बनता है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि बीजापुर के सुल्तान के अधीन, बहमनी सल्तनत के अधीन, या देवगिरी के यादवों के अधीन। तो आपको उसमें क्या टिक करना है? देवगिरी के यादवों के अधीन। एक व्यक्ति थे दादाजी कौंडदेव। ये दादाजी कौंडदेव कौन थे? ये क्या है कि शाहजी भोंसले तो अपने राजसी कार्य में व्यस्त रहते थे, तो ये शाहजी भोंसले ने दादाजी कौंडदेव को शिवाजी का संरक्षक नियुक्त किया था। और संरक्षक के साथ साथ जो शिवाजी ने जो भी राजनीतिक जो शिक्षा प्राप्त की थी वो सारी की सारी इसको किसने दी थी? वो दी थी दादाजी कौंडदेव ने। और प्रारंभ में जब शिवाजी बहुत छोटे थे तो माता जीजाबाई ने इनको पूरी बोल सकते हैं पूरी रामायण, गीता, महाभारत और सब के बारे में इनको बताया था। सबसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी के ऊपर किन 2 व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, तो वह है इनकी माता जीजाबाई और इनके राजनीतिक गुरु दादाजी कौंडदेव का। अगर हम बात करें कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक जो आपको धार्मिक जो ज्ञान देते हैं, तो वो थे इनके गुरु रामदास। राजनीतिक गुरु थे दादाजी कौंडदेव और आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1627 को। ये पूना के पास एक शिवनेर का किला है, उस किले में इनका जन्म हुआ था। और उस किले का नाम भी, वहाँ पे एक शिवनेरी देवी थी, उनके नाम पे इस किले का नाम भी शिवनेर किला रखा गया था। और उन्हीं शिवनेरी देवी के नाम पर ही इनकी माता जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम रखा था शिवाजी। पूछा जाता है प्रश्न कि शिवाजी का नाम किनके नाम पर रखा गया है, तो उनका नाम रखा गया था शिवनेरी देवी के नाम पर। बाद में शिवाजी को एक उपाधि भी मिल रखी है भारतीय नौसेना के पितामह की। वो क्योंकि शिवाजी ही थे हिंदुस्तान में सबसे पहले जिन्होंने मजबूत नौसेना का गठन किया था। और सबसे पहले अपना जो नौसैनिक बेड़ा था वो उन्होंने कोलाबा, एक जगह पड़ती है कोलाबा में सबसे पहले इन्होंने नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया था। इसलिए शिवाजी को भारतीय नौसेना का पितामह भी कहा जाता है। उसके बाद शिवाजी के पूरी घटनाक्रम पढ़ेंगे, उसमें यह पढ़ेंगे तब भी आएगा। यहाँ पे फैक्ट रूप में बता देते हैं आपको। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में, और उसके बाद 6 साल बाद ही शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 3 अप्रैल 1680 को उसी रायगढ़ के किले में, और वहीं पर शिवाजी की समाधि बनी हुई है। तो शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ था तो शिवाजी ने 2 उपाधियां धारण की थी।
एक उपाधि थी क्षत्रिय कुल वंतस्मा और दूसरी उपाधि थी हैंदव धर्मोद्धारक। क्षत्रिय कुल वंतस्मा यानी कि क्षत्रिय परिवारों का आभूषण, और हैंदवर्ध धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक। ये दोनों उपाधियां शिवाजी महाराज ने धारण की थी जिस दिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। ये तो थी शिवाजी महाराज के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि पूरा मराठा साम्राज्य इन्होंने कैसे पूरा गठित किया, और उसके बाद हम पूरा शिवाजी के बारे में पूरा एक एक करके हम सारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने देखा जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस समय मुगल बादशाह थे शाहजहां। तो शाहजहां और शाहजहां का पुत्र था एक औरंगजेब, जिसको कि शाहजहां ने बाद में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। ये हमने सब पढ़ रखा है जब शाहजहां और औरंगजेब का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे शिवाजी बड़े होते गए और वैसे वैसे ही इस औरंगजेब ने पूरे जहाँ दक्षिण का सूबेदार था वहाँ पे पूरा हिंदू विरोधी नीति अपनाई, ये तो आपको पता ही है। प्लस उसी समय शिवाजी के ऊपर इनके गुरु जो रामदास थे उन्होंने काफ़ी धार्मिक सुधारों का इनके ऊपर वर्णन किया। आपको पता ही है मुगलों की राजभाषा थी फारसी, तो फारसी भाषा को ये ज़बरदस्ती थोपते थे, और ये थे मराठा क्षेत्र से, तो इनको मूल भाषा थी मराठी और ये संस्कृत उड़ाते। तो ये जो दमनकारी नीतियाँ थीं, और ऊपर से शिवाजी जुझारू व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, तो इन सब सारी क्वालिटियों के कारण शिवाजी ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में हिंदवी स्वराज की प्रतिज्ञा ली। हिंदवी स्वराज का अर्थ कतई आप नहीं लें कि हिंदू स्वराज। हिंदवी मतलब जो हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं, जो जिनकी मूल भावना, जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से लगी हुई हैं, उनका स्वराज। यानी किसकी जड़ें थी हिंदुस्तान से लगी हुई, आप चाहे उसमें हिंदू हों, जैन हों, बौद्ध हों, चाहे वो मुस्लिम हों जो कि मूल रूप से हिंदुस्तानी थे। शिवाजी इन मुगलों को कतई हिंदुस्तानी नहीं मानते थे, तो इसीलिए शिवाजी ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में हिंदवी स्वराज की प्रतिज्ञा ली, और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा भी किया था। तो उसके बाद 1646 में इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इन्होंने, क्योंकि ये बीजापुर राज्य के अंतर्गत, बीजापुर राज्य कहाँ पड़ता था, यहाँ बीजापुर है, यहाँ बगल में गोलकुंडा और इसके ऊपर अहमदनगर, और इसके ऊपर पूरा ये जो क्षेत्र है ये आप ऐसे यहाँ का आज का गुजरात, और इधर पूरा ये मध्य प्रदेश, और पूरा ये पूरा मुगल साम्राज्य था। ये तीन ही थे शाहजहां से पहले, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जो कि मुगल साम्राज्य में नहीं थे। बाद में शाहजहां ने अहमदनगर को भी अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो यही जो बाउंड्री थी ये वाली, ये हो गई, यहाँ पे थे मुगल। तो मुगल यानी कि दक्षिण का सूबेदार था औरंगजेब, यानी कि ये वाला क्षेत्र किसका था, औरंगजेब का। और ये जो बीजापुर है ये क्षेत्र था अली आदिल शाह का, और इसी बीजापुर के क्षेत्र की हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसी बीजापुर की अंदर एक जगह थी पूना, और पुणे की जो जागीर थी वो इनके पिता शाहजी भोंसले के पास थी। तो इसी बीजापुर क्षेत्र के अंदर शिवाजी ने एक एक करके किलों को जीतना प्रारंभ किया था, और शिवाजी के इस कार्य से बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर उसने शिवाजी के पिता शाहजी को कैद कर लिया। अब शाहजी को जब कैद कर लिया तो शिवाजी को अपना ये अभियान थोड़े दिनों के लिए रोकना पड़ा, और उन्होंने इधर, क्योंकि उधर औरंगजेब बैठा था अहमदनगर तक, तो इसने इस मुग़लों से बोला शिवाजी ने कि हम आपकी सहायता करेंगे। तो उसके बाद जब मुग़लों ने इन पर बीजापुर के सुल्तान पर दबाव बनाया, और दबाव में एक संधि हुई दोनों में, शिवाजी और इसे अली आदिल शाह के बीच में। तो उस संधि में शिवाजी को कुछ किले अली आदिल शाह को वापस करने पड़े। उसके फलस्वरूप शिवाजी अपने पिता शाहजी भोंसले को मतलब रिहा करने में सफल हुए। उसके बाद 1656 में शिवाजी ने मुग़लों के अधीन जो ये अहमदनगर था, और मुग़लों के अधीन था, और यहाँ का जो सूबेदार था वो था कौन, औरंगजेब। तो इसी अहमदनगर पर शिवाजी ने छापामार युद्ध के थ्रू एक आक्रमण कर दिया। छापामार प्रणाली या इसको गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अचानक से एक बहुत बड़ा आप जैसे बोलते हैं ना, आज की डेट में से सर्जिकल स्ट्राइक जो होती हैं, दुश्मन बैठा है, दुश्मन अचानक से हमला करो और मारधाड़ करो करके वापस आ जाओ, इसको बोलते थे छापामार प्रणाली या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। ये सबसे पहले सबसे जो प्रभावशाली हिंदुस्तान में जो अपनाई थी वो अपनाई थी मलिक अम्बर ने। मलिक अम्बर था एक बाहरी व्यक्ति था जिसको कि अहमदनगर में काफ़ी इसने
इस अहमदनगर का वजीर भी रहा था। इसने काफ़ी इस गुरिल्ला प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली को काफ़ी फेमस किया था। बाद में इस प्रणाली को सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे जिसको पहचान दिलाई इस प्रणाली को या गुरिल्ला प्रणाली या छापामार प्रणाली को, वो दिलाई थी शिवाजी महाराज ने। तो इस छापामार प्रणाली आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मराठों के गुरिल्ला प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? तो वो प्रयोग किया था मलिक अम्बर ने। दूसरा, इस गुरिल्ला युद्ध या छापामार प्रणाली पर प्रश्न पूछा जाता है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वो पथ प्रदर्शक कौन थे? वो थे शिवाजी महाराज। तो अब बात करते हैं शिवाजी महाराज ने कहाँ पर ये छापामार प्रणाली की। वो अहमदनगर, जो कि मुगलों के अधीन था और वहाँ का सूबेदार था उस समय औरंगजेब। बात कर रहे हैं हम 1656 की। तो अब मुगलों पर किसी का अटैक होना तो बहुत बड़ी बात थी, तो इससे औरंगजेब पूरा आग बबूला हो गया। उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। 56 से लेकर 57 से लेकर पूरा 1-1.5 साल तक शिवाजी को पकड़ने के लिए उसने पूरी सेना शिवाजी लगा दी, यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो। लेकिन शिवाजी वही करते थे, किले होते थे इनके जंगलों में जाके छुप जाते थे। तो लेकिन शिवाजी को पकड़ने में औरंगजेब पूरी तरह से नाकाम रहा। तो जब नाकाम रहा, यही वही समय था 56-57 का, जब दिल्ली में दिल्ली या आगरा की जो गद्दी थी, शाहजहाँ की गद्दी, उसमें लेके उत्तराधिकारी युद्ध हो गया था। आप जब औरंगजेब वाले चैप्टर हमने सब पढ़ाई था, तो उसी समय पे ये हमने पढ़ा था जब हम शाहजहाँ का चैप्टर पढ़ रहे थे कि औरंगजेब कहाँ था? दक्षिण का सूबेदार, इधर गुजरात का सूबेदार मुराद, आगरा का सूबेदार या पंजाब का सूबेदार आगरा में दारा सिकोह, इधर बंगाल का शाहजहाँ, इन चारों में आपस में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। वहीं दक्षिण में इस समय शिवाजी परेशान कर रहे थे। तो लेकिन इसने शिवाजी के चैप्टर को वहीं पर छोड़ते हुए ये चला गया अपने उत्तराधिकार युद्ध में, और वहाँ पर जाके इसने दिल्ली की गद्दी हत्या ली थी। जब दक्षिण को छोड़ के जा रहा था औरंगजेब, तो इसने शिवाजी के लिए 2 शब्द कहे थे। इसने कहा था कि शिवाजी एक साहसी डाकू और पहाड़ी चूहा है। तो ये पूछा जाता है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू किसने कहा है? तो वो किसने कहा था? औरंगजेब ने। इधर कलर कोड पर ध्यान दीजिए। ये जो कलर कोड था, अब तक की जो घटनाएं थी वो की सारी घटनाएं किसके काल की थी? वो काल की थी शाहजहाँ थे दिल्ली के मुगल बादशाह, और औरंगजेब था दक्षिण का सूबेदार। ये जो देख रहे हैं कि 1645 में चाहे उन्होंने हिंदी स्वराज की कल्पना की हो, तो उस समय मुगल बादशाह शाहजहाँ थे, दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब था। चाहे ये सारी घटनाएं इसी कालखंड की थी। अब औरंगजेब हो गया मुगल बादशाह, तो एक जो गद्दी थी दक्षिण के सूबेदार की, वो खाली हो गई थी। इस गद्दी को फुलफिल किया शाइस्ता खान ने, यानी कि अब शाइस्ता खान औरंगजेब की जगह पर दक्षिण का सूबेदार हो गया था, और औरंगजेब शाहजहाँ की जगह पर मुगल बादशाह बन गए थे। तो अब क्या होता है, इधर आपको पता ही है बीजापुर स्वतंत्र राज्य था, तो बीजापुर का सुल्तान भी शिवाजी से पूरी तरह परेशान था। तो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए उसने बोला कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके पकड़ के लाओ, और उसके लिए उसने व्यक्ति चुना, अपना सबसे क्रूर सेनापति, जिसका नाम था अफजल खां। तो अफजल खां ने पहले तो बहुत मंदिरों को तोड़ा वोड़ा, शिवाजी को बाहर निकालने के लिए, डायरेक्ट युद्ध करने के लिए ललकारा, लेकिन शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना तो नहीं थी कि वो डायरेक्ट युद्ध लड़ते। शिवाजी का तो एक ही वो था, छापामार प्रणाली या बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। तो बीच में वो भी काफ़ी परेशान हो गया, शिवाजी को नहीं पकड़ पा रहा है। तो उसने चाल चली, उसने सोचा कि शिवाजी को मिलने के बहाने से बुलाता हूँ और वहीं पे शिवाजी को मार दूंगा। लेकिन शिवाजी उसके भी गुरु थे, शिवाजी भी इस मौके की तलाश में थे, कैसे भी करके ये मिलने का मौका ढूंढे। तो दोनों की मीटिंग फिक्स हुई एक जगह पर। तो शिवाजी जो मिलने गए तो वो अपना पूरा लोहे का कवच अंदर पहन के गए थे, लेकिन अफजल खां इतना बेवकूफ़ था कि वो सीधा ऐसे ही चला गया। तो अफजल खां हालांकि शिवाजी से शरीर में काफ़ी बोलते हैं बहुत तगड़ा व्यक्ति था। जब दोनों ने मिलने के लिए एक दूसरे को गले लगाया, तो पहले तो अफजल खान ने अपना चाकू लेके शिवाजी में घोंपा, लेकिन शिवाजी में चाकू घुस नहीं पाया क्योंकि शिवाजी ने अपना कवच पहन रखा था। शिवाजी ने तुरंत मौका देखा और अफजल खान में चाकू घोंप दिया और अफजल खान की वहीं पर कर दी मृत्यु। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गले मिलते समय शिवाजी ने किसकी हत्या की थी? तो उसका नाम था अफजल खां, और ये बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह का ये सेनापति था। उसके 1 साल बाद ही औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार शाइस्ता खां को नियुक्त किया ही था। इस शाइस्ता खां ने
पूना स्थित शिवाजी के लाल महल पर अधिकार कर लिया। ये लाल महल वही महल है जहाँ पर शिवाजी का बचपन बीता था, क्योंकि इसी पूना की जो जागीर तो थी इनके पिता के पास, तो वहीं पर इनका बचपन बीता था। तो इस लाल महल पर अधिकार कर लिया, ये शिवाजी के लिए बहुत बड़ा धक्का था। तो शिवाजी इस चीज़ को चक्कर में थे कैसे करके इस लाल महल को इसे छुड़ाया जाए। तो उसके 3 साल बाद शिवाजी का दाव लगा। शिवाजी ने केवल 400 सैनिकों के साथ जो 400 सैनिक थे वो बराती का वेश धारण करके पूना में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करते ही जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जो आज के समय में होती है ना, तो उसी सर्जिकल स्ट्राइक के बिहाफ पे इन्होंने उस किले में घुसे और किले में सीधा जाके ताबड़तोड़ मारधाड़ शुरू कर दी। तो शाइस्ता खां को मौका ही नहीं मिला, उसको एकदम चौंक गया कि मेरे इतनी बड़ी सेना, मुगलों की सेना, उस पर केवल शिवाजी ने ऐसे घुसने की हिम्मत कैसे की। तो ये सब छोड़िए, शाइस्ता खां उस डर से वहाँ से भागा और भागते समय शिवाजी का एक प्रहार हुआ था, उस एक ही प्रहार से उसकी 3 उंगलियां कट गई थी। हालांकि शाइस्ता खां तो इस हमले में भागने में सफल रहा, लेकिन उसका पुत्र इस हमले में मारा जा चुका था और शिवाजी के कब्जे में पूना का पूरा किला आ चुका था। अब चूंकि 3 साल तक पूना पर मुगलों का कब्जा था, इसलिए वहाँ का शोषण उन्होंने किया है। अतः अब मुगलों को उसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल तक जो पूना है उस पर उन्होंने कब्जा करके रखा है। ऐसा एक खत शिवाजी ने औरंगजेब के लिए भेजा, लेकिन जब औरंगजेब की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं मिला तो शिवाजी ने अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए 1664 में मुगलों के अधीन जो सूरत बंदरगाह था उसको बुरी तरह लूटा, क्योंकि ये मुगलों का था, मुगलों से लूटना था, क्योंकि मुगलों ने भी तो 3 साल तक उनके पूना को लूटा था। तो पहले शिवाजी ने उसको वार्निंग भी दिया था, उसका ऐसा हमें इसका हर्जाना नहीं दिया, तो शिवाजी ने सूरत बंदरगाह 1664 में उसको लूट लिया। अब तो पहले तो शाइस्ता खां की पराजय से पूना को खाली करना पड़ा, उसके बाद औरंगजेब के अधीन सूरत का जो बंदरगाह उसको लूट, इससे तो औरंगजेब पूरी तरह से तिलमिला गया। और उस तिलमिलाहट में उसने आमेर का शासक जयसिंह को बहुत बड़ी सेना लेके शिवाजी को पकड़ने के लिए दक्षिण में भेजा। जयसिंह चूंकि बहुत बड़ी सेना लेके आया था, उसने एक दिमाग से एक काम किया, उसने जो पुरंदर का किला था इस पूरे किले को चारों तरफ से पूरी मुगल सेना से घेर लिया। अब क्योंकि इस पूरे किले में 6 से 7 मराठा थे, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब शिवाजी पर आग रखी थी। तो शिवाजी ने उन 6-7 मराठाओं के लिए एक पुरंदर की संधि करने पर शिवाजी मजबूर हो गए। और ये पुरंदर की संधि हुई थी 1666 में, क्योंकि पुरंदर का किला घेरा गया था, इसलिए पुरंदर की संधि हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 से 100 बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी संधि हुई थी शिवाजी की। तो संधि थी पुरंदर की, वो कब हुई थी? 1666 में। और उस संधि पर किस किस के हस्ताक्षर थे? उस पर इधर शिवाजी के और उधर थे जयसिंह के। जयसिंह कौन? ये आमेर का शासक था। ये वाला जयसिंह नहीं, इसके पर ये जयसिंह, इसको जयसिंह प्रथम भी बोल सकते हैं। जयसिंह एक दूसरा आएगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस जयसिंह कौन था? ये मुगल प्रतिनिधि यानी कि औरंगजेब का प्रतिनिधि था। तो इस संधि में क्या हुआ, शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े, और इन्हीं 23 में से एक किला था कोंडाना का किला। इस कोंडाना किले की एक कहानी है, इसी किले के ऊपर एक मूवी भी बनी है, उसको हम थोड़ा सा 2-3 मिनट बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि 23 किलो में से एक किला था कोंडाना का किला। ये तो थे शिवाजी को देना, और शिवाजी को इसके बदले संधि तो दोनों तरफ से होती है। तो शिवाजी को संधि में क्या मिला? शिवाजी को संधि में मिला कि एक तो राजा की उपाधि मिली औरंगजेब की तरफ से। औरंगजेब ने माना कि आप राजा हो, तो राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दी? औरंगजेब ने दी। प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा, शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। संभाजी को 6000 मनसब प्रदान किए गए। मनसब यानी कि अगर आज की दृष्टि में बात करें तो शिवाजी को क्या मतलब, यानी कि कह सकते हैं कि शिवाजी को एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और प्लस शिवाजी के पुत्र को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री का दर्जा दे दिया गया। अगर आज की तुलना में आप बात, यानी कि अब सोचो कि औरंगजेब को मांगे चलो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक छोटा सा एक राज्य बनाया, उस राज्य का चीफ मिनिस्टर बना दिया शिवाजी को, और शिवाजी के पुत्र को कैबिनेट में अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी। ये मतलब उस आज के परिदृश्य में उसकी अगर तुलना करें तो और इसके साथ ही शिवाजी को औरंगजेब ने अपने जन्मदिन के उत्सव पर आगरा आने का निमंत्रण दिया। जब शिवाजी औरंगजेब के निमंत्रण पर आगरा पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि शिवाजी तो गए तो ठीक राजा की तेजी से, एक राजा दूसरे राजा से मिलने जा रहा है, लेकिन वहां पे उनको छोटे मनसबों की लाइन में खड़ा कर दिया गया, और प्लस बाकी सबको उपहार दिए जा रहे थे, और शिवाजी की तरफ औरंगजेब ने देखा तक नहीं। और इस
बेइज्जती से शिवाजी पूरे तिलमिला गए और उन्होंने भरी सभा में शिवाजी को पीट करके वहां से निकल दिए। ये सब शिवाजी एक आंख से देख तो रहा था, सॉरी ये औरंगजेब शिवाजी को एक आंख से देख रहा था, तो औरंगजेब को ये बड़ी अपनी बेइज्जती फील हुई। तो औरंगजेब ने वहीं पर जय सिंह के पुत्र था राम सिंह, उस राम सिंह को बोला कि जाओ शिवाजी को कैद करो, और राम सिंह ने शिवाजी को कैद किया और आगरा की जेल में डाल दिया। तो 4 माह तक शिवाजी आगरा के जेल में रहे थे, लेकिन वहाँ से वो 4 महीने बाद एक फलों की टोकरी में बैठ के भागने में सफल रहे। अब तो वहाँ से जेल से भागने के बाद तो एकदम ओपन दुश्मनी हो गई थी औरंगजेब के साथ। अब तो कोई संधि बंदी का कोई सवाल ही नहीं था। जो संधि हुई थी पुरंदर की, अब तो उसको तोड़ना भी था, क्योंकि संधि का अधीन 23 किले गए थे, उसमें संधि हुई थी। अब राजा मान गया, तो अब शिवाजी के सामने भी चुनौती थी। जो 23 किले औरंगजेब ने ले रखे थे उनको भी वापस करना था। तो इसी कड़ी में जो कि अभी मैंने आपको बताया था कोंडाना का किला, तो 1670 में कोंडाना का किला जो कि पुरंदर की संधि 1666 में मुगलों के पास चला गया था, इसको माता जीजाबाई ने इच्छा जताई कि इस कोंडाना के किले को हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि जो कोंडाना का किला है उस पर लहराता हुआ मुगलों का झंडा उनकी आंखों में चुभता था। तो इसी जीजाबाई की इच्छा को पूरा किया शिवाजी के बेसूर सेनापति, एकदम कह सकते हैं सूरवीर सेनापति तानाजी मालसुरे ने। उन्होंने बसंत पंचमी के दिन इस किले पर अपना झंडा फहराया था, लेकिन झंडा तो फहरा दिया, किले को अपने कब्जे में भी ले लिया, लेकिन इस किले को कब्जे में लेने का जो कह सकते हैं हर्जाना शिवाजी को चुकाना पड़ा था तानाजी मालसुरे के बलिदान के साथ। तो यानी कह सकते हैं तानाजी मालसुरे शहीद हो गए थे, लेकिन उन्हें किला शिवाजी को दिलवा दिया था। तो उसी दिन जब तानाजी मालसुरे के पास जब उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो शिवाजी ने उसी दिन कहा था, गढ़ आया पर सिंह चला गया। बहुत फेमस ध्येय वाक्य है, कई बार पूछा गया है कि गढ़ आया पर सिंह चला गया किसने कहा था। ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अब पूछा जाता है कि किस किले के जीतने के संदर्भ में कहा था, तो वो कोंडाना किले के जीतने के संदर्भ में कहा था। और किसके लिए कहा था, तो कहा था तानाजी मालसुरे के संदर्भ में। और उसी के बाद इस कोंडाना किले का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी ने उस किले का नाम रखा था सिंहगढ़ का किला। तो अब सिंहगढ़ 23 किले गए थे, इसमें से कोंडाना से शुरुआत हुई थी। कोंडाना के बाद तोरण का किला, पुरंदर का किला, फिर रायगढ़ का किला, ऐसे करते करते शिवाजी ने लगभग सारे के सारे किले मुगलों से वापस छीन लिए थे। पहली लूट की थी शिवाजी ने सूरत में, उसके बाद 1670 में फिर दोबारा से सूरत को बुरी तरह लूटा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी बार कब लूटा था, तो दूसरी बार लूटा था 1670 में। और पहली बार कब लूटा था, पहली बार लूटा था 1664 में। अब जब सारे किले वापस ले लिए थे, किले भी थे, और तो अब एक चीज बची थी बस कि वो अब स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करना। तो इसी कड़ी में 6 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में महाराष्ट्र स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने राज्याभिषेक कराया। और जो राज्याभिषेक किया था वो किया था काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्टर के द्वारा। तो एक तो राज्याभिषेक कराया और मणियों से सजा हुआ उन्होंने छत्र धारण किया। इसी कारण शिवाजी अब छत्रपति कहलाने लगे, क्योंकि मणियों से सजा हुआ वो छत्र धारण किया था सर पे, इसलिए क्या कहलाए वो छत्रपति। और इसी के साथ ही शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को स्थापित किया, जिसकी कल्पना उन्होंने 1645 में की थी। वो चीज़ उन्होंने 6 जून 1674 को पूरा किया। तो जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उसमें आपके पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आए हुए थे उस समारोह में। बहुत भव्य समारोह था। तो उस समारोह में अंग्रेजों ने छत्रपति शिवाजी को तोहफें भी भेंट की थी। तो उसी दिन छत्रपति शिवाजी ने अपनी मुहर, नया संवत और क्षत्रिय कुल वतस्मा यानी कि क्षत्रिय परिवारों का आभूषण, हैंदवर्धोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि भी धारण की थी। ये मैंने आपको स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब भी बताया था। इसके अलावा उन्होंने उसी दिन से 2 प्रकार के नए करों का भी यानी कि टैक्सों का भी इन्होंने घोषणा की थी। एक था सरदेशमुखी और दूसरा था चौथ।
सरदेशमुखी क्या होता था? सरदेशमुखी यानी कि सरदेशमुखी उन लोगों से वसूला जाएगा जो मराठी क्षेत्र से आते हैं, यानी सरदेशमुखी यानी कि 1/10, यानी कि 10% टैक्स, 10% टैक्स उन लोगों से लिया जाएगा जो मराठी मूल क्षेत्र से आते हैं। और चौथ यानी कि 1/4 आएगा, 1/4 यानी कि 25 पर, यानी कि जो मूल रूप से मराठी क्षेत्र हैं उनसे 10% टैक्स लिया जाएगा। और जो क्षेत्र मुगलों के, यानी कि जो भूमि मुगलों के से छीनेंगे या हमारे पड़ोसी राज्य होंगे, यानी कि जैसे पड़ोसी राज्य बोल सकते हैं आप, उनका थे उसमें बीजापुर हो या गोलकुंडा हो या मुगलों का क्षेत्र हो, या नीचे हैदराबाद के निजाम आए या फिर नीचे मैसूर का कोई भी क्षेत्र, यानी कि कुल मिला के अदर देन जो मराठा क्षेत्र नहीं है उनसे हम लेंगे 25% टैक्स, और जो हमारे मूल रूप से मराठी भाषी क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र है, उनसे हम लेंगे केवल 10% टैक्स। ये 10% था, इसको बोलते थे सरदेशमुखी, और जो 25% था इसको बोलते थे चौथ। आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा क्योंकि उसमें मुगलों की भाषा फारसी थी, तो उन्होंने अपने राज्य में फारसी के स्थान पर जो भाषा दी थी वो थी मराठी या संस्कृत। इन्होंने अपने राज्यकाल में अपने सहायता के लिए अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना की थी। इसमें थे एक पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, और ये सैनिक मामलों का सर्वोच्च होते थे, और मजूमदार यानी कि अगर आज की तुलना करें तो आज के जो वित्त मंत्री का कार्य होता है वो मजूमदार का कार्य होता था। आज के जो गृह मंत्री का कार्य होता है वो उस समय के वकील का कार्य होता था, उसको वकील बोलते थे। और जो आज के समय में जिसे विदेश मंत्री बोला जाता है, शिवाजी के समय पर उसको सुमंत बोला जाता था। जो आज के समय पर राजकीय पत्र व्यवहार या बोल सकते हैं आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आता है उसको सुरमिस बोलते थे। और जो आज के जो रक्षा मंत्री होते हैं वो सेनापति तो आप जानते ही हैं। ये एक था पंडित राव जो धार्मिक मामलों का प्रधान होता था, और ये न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज का पद है वो उस समय को न्यायाधीश बुलाता था। और ये प्रश्न भी आता है कि ये पंडित राव और न्यायाधीश ये दोनों व्यक्ति थे जो युद्ध में भाग नहीं लिया करते थे। बाकी के 6 के 6 जो अगर कोई युद्ध होगा तो उसमें युद्ध में भाग लेंगे। एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है आपके हायर एग्जाम्स में कि जो प्रथम पेशवा थे, यानी कि शिवाजी जिस समय बने उसमें उन्होंने जो प्रथम पेशवा बनाए थे वो थे मोरोपंत पिंगले। तो शिवाजी ने अपना ये राजकाज बनाया जून 1674 में, तो ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रहे थे अपने। उसके बाद वो 6 साल बाद 12 अप्रैल 1680 को केवल 52 ईयर्स की उम्र में ही रायगढ़ किले में उनकी मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर शिवाजी की समाधि भी बनी हुई है। तो ये तो कहानी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, और फिर उनके बाद तुरंत आ जाएंगे हम पेशवाओं पे, क्योंकि उसके बाद छत्रपतियों का जो राज्य था वो ख़त्म हुआ था, और वो उस चीज़ को मराठाओं में टेक ओवर किया था पेशवाओं ने। तो आगे की क्लास में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज देन पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे।